चंद्रपुर गांव ऐसा मनोहर था कि दूर से भी लोग उसकी सुंदरता देखकर सिर झुकाना चाहते थे। लोग सरल और मिलनसार थे। पर उसी गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे। गांव में एलका रहा था जैसे बारिश शुरू हो रही हो। अरे जल्दी जल्दी चलो सौर, एक ने कहा। हाँ हाँ आ रहा हूँ, दूसरा बरबस बोला। पर तू अब इस हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है? अरे ये छोटा रास्ता है ना। ठीक है चल फिर। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, बारिश तेज हुई और ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, ओले गिर रहे हैं। भाई सिर पर तो पड़ेंगे ये ओले, किसी छत ढूंढो। अरे वही हवेली। नहीं, उस हवेली में मत जाओ। रुकना है तो रुक ले, मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे चोट लगने का शौक नहीं। संगीत, हवेली पुरानी थी, जितनी पुरानी चंद्रपुर पर खंडहर नहीं दिखती थी, बस डरावनी अवश्य। बारिश रुके तो भागेंगे यार, एक ने कहा। अरे ये आवाज किसकी? कौन सी आवाज? मजाक मत कर। और घूमकर देखा तो हवेली के एक कोने में एक अजीब बुजुर्ग स्त्री बैठी थी। सैद बाल खुले, झुर्रियां, आंखें पथराई सी और कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से कांप उठे और बाहर निकल भागे। और पात होते हुए वे अपने घर पहुंचे। सच में कुछ तो है वहाँ, एक ने कहा। अब मैं कभी उस तरफ नहीं जाऊंगा, दूसरे ने कसम खाई। कुछ दिनों बाद चंद्रपुर में 4 नए लोग आए, एक जवान दंपति और 2 नौजवान युवक। नमस्ते, मैं अर्जुन हूँ, यह मेरी पत्नी मीरा और ये मेरे भाई कुणाल और मित्र विवेक हैं। हम यहाँ अपनी हवेली बेचने आए हैं जो हमारे दादाजी की थी। मुखिया और गांव वाले हैरान। कौन सी हवेली? वो बरगद के पास वाली। मुखिया गंभीर होकर बोला, बेटा वह हवेली गांव की डर की वजह है, वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती है। या नहीं, कभी कभी लगता है आत्मा है। अर्जुन मुस्कुराया। अगर हवेली हमारी है तो हमें तो देखना चाहिए ना। चारों हवेली की ओर बढ़े। हवेली देखते ही गांव वाले ऊपर नीचे निहारने लगे। दीवारें भव्य, हॉल पर पुरानी शान अभी भी बाकी थी। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा ने छू लिया, पर वे बढ़ते रहे। कौन आ गया की आवाज उनके कानों में गूंजी। चमगादड़ उड़ खड़े हुए। मीरा घबरा कर चीखी। अचानक एक कोने में वही बुजुर्ग स्त्री दिखी, श्वेत बाल, सूखी त्वचा, पथराई आंखें। मीरा धीरे धीरे पास गई। वह झिंझोड़ कर उठी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? हम इसे बेचने आए हैं, ये हमारी दादाजी की हवेली है। स्त्री बोली, मैं यहाँ खजाने की रखवाली करती हूँ। बहुत साल पहले मैंने खजाना छुपाया था, पर अब याद नहीं कहाँ। खजाने की बात सुनते ही चारों के मन में लालच की चिंगारी उठी। अगर सच है तो हम करोड़पति। वे तमाम घर कोने उलटने लगे। बुजुर्ग स्त्री भी दीवार छेड़ती, मिट्टी सूंघती, पर कुछ याद न आया। 4 घंटे तक खोदने के बावजूद कुछ नहीं मिला। रात हो रही है, कल फिर आएंगे, उन्होंने कहा। गांव लौटकर ये खबर फैलते ही सन्नाटा और उत्साह दोनों घुल गए। अगर जाना मिला तो सबको हिस्सा मिलेगा, कुछ ने कहा। और अगले दिन हवेली पर 100 से ज्यादा लोग पहुंच गए। सबने हर कोना छाना, बगीचे में भी खोदाई शुरू हुई। तभी एक जगह जहां छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था, वहां रामू ने मलबा हटाया और नीचे अलग दिखता हुआ पत्थर खोज निकला। पत्थर हटाते ही सीढ़ियां मिली, एक तहखाने का रास्ता, जैसे किसी फिल्म का सीन। नीचे घुप अंधेरा, जाले और नमी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर कुणाल ने देखा एक लोहे का पुराना संदूक पड़ा था। भारी था, पर सब मिलकर बाहर निकाल लाए। बुजुर्ग स्त्री पागलों की तरह खुशी से बुरी सी हंसी करने लगी। मिल गया मेरा खजाना, मिल गया। संदूक खोला गया और अंदर जो था वह देखकर सब ठिठक गए। एक छोटे बच्चे की कंकाल जैसी हड्डियां और कपड़े के फटे टुकड़े। शांतियां गहरी हो गईं। बुजुर्ग स्त्री रोते हुए बताने लगी, मेरा नाम सावित्री है। कभी मैं जवान और खुश थी। मेरे पति और ससुर ने मुझे अपमानित किया। जब मेरी बेटी हुई तो मुझे नकार दिया गया। तब किसी तांत्रिक ने कहा, बेटी की बलि से घर में बेटा होगा। उस रात उन्होंने मेरी बच्ची को तहखाने में ले जाकर मार दिया। जब मैंने देखा तो पागल होकर मैंने बदला लिया, पर मैं पागल हो गई। मेरी बेटी की लाश को मैंने बौनली करके उस संदूक में रख दिया। वही मेरा खजाना है मेरी रानी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राज्य में खून का दर्द देखते ही अर्जुन ने संदूक को लात मारकर दूर फेंक दिया। ये खजाना नहीं, ये हत्या है। सावित्री चीख पड़ी और संदूक को गोद में लेकर हवेली के अंदर भागी।
मेरी बेटी, मेरा खजाना। उसकी चीखें दीवारों से जा टकराईं। भीड़ ने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर हवेली के फर्श पर छिपे जाल और चालें काम आने लगीं। अर्जुन अचानक कालीन पर वहां गड्ढा में जा गिरा। मीरा एक कमरे में फंस गई जहां दरवाजा बंद हुआ और चूहों की भीड़ बाहर निकली। कुणाल खांसकर तेल पर फिसला। सावित्री ने अपने बिछाए जालों से सबको दबोचने की कोशिश की, पर गांव वाले लौट आए और मिलकर उसे पकड़ लिया। पुलिस आई और चारों को, जो हवेली बेचने आए थे, गिरफ्तार कर लिया। उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। अर्जुन और साथियों की सच्चाई खुली। वे हवेली पर कब्जा कर गांव वालों को धोखा देकर बेचने आए थे। रामू ने कहा, हमें इन हड्डियों का अंतिम संस्कार करना चाहिए। सभी ने मिलकर उस नन्ही जान की हड्डियों का विधिपूर्वक अंत्येष्टि किया। सावित्री बुरी तरह रोई। उसकी सालों की पीड़ा खुलकर बाहर आ गई। पुलिस ने सावित्री को मानसिक अस्पताल भेजा, पर कहानी यहीं नहीं रुकी। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को एक विद्यालय में बदलने का निश्चय किया, ताकि किसी और मां की मासूम बेटी कभी अनदेखी न रहे। हवेली के बाहर लगी पट्टिका पर लिखा गया, सावित्री कन्या विद्यालय।